2019 में एक फिल्म आई थी, ले मैन्स फोर्ड वर्सेस फरारी। बहुत शानदार फिल्म है जिसमें फोर्ड और फरारी के दरमियान रेसिंग को दिखाया गया। लेकिन एक मिनट, वीडियो तो बाबर आजम के बारे में थी, ये फोर्ड वर्सेस फरारी कहाँ से आ गए? ये बहुत रेलेवेंट है और ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। बाबर आजम आज अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कोई उन्हें जिम्बाबर कह रहा है, कोई उन्हें घंटे का किंग कह रहा है, कोई कह रहा है कि इनमें टैलेंट ही नहीं है, कोई कह रहा है कि ये बी और सी क्लास टीमों के चैंपियन है, कोई कह रहा है उन्होंने कप्स जीता है तो इनके रिकॉर्ड्स ना होने के बराबर है, कोई कह रहा है कि इनका भरम टूट चुका है, कोई कह रहा है कि ये पर्ची चलाए गए प्लेयर हैं, कोई कह रहा है कि इनकी बैकिंग बहुत स्ट्रांग रही इसलिए इनको इतना चांस दिया गया। किसी को भी इतना चांस दिया जाता तो वो बड़ा प्लेयर बन जाता। बाबर आजम इस वक्त शायद मोस्ट अनलाइकेबल पर्सनैलिटी बने हुए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में। तो क्या हम ये मान लें कि बाबर आजम का फॉल हो चुका? मोहम्मद यूसुफ के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान को अच्छे वाइट बॉल प्लेयर्स का एक फुकदान था। दो कि मोहम्मद यूसुफ भी मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से वाइट बॉल के प्लेयर नहीं थे, लेकिन वो एक स्टेबल प्लेयर थे जो कि पाकिस्तान की बैटिंग को काफ़ी सहारा देते थे। पाकिस्तान को अहमद शहजाद, उमर अकबर, नासिर जमशेद की शक्ल में कुछ अच्छे प्लेयर्स मिले, लेकिन वो अपने आप को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज नहीं कर सके और टीम में मुसलसल जगह बनाने में नाकाम रहे। बाबर आजम एक फ्रेश हवा का झोंका बनकर पाकिस्तान की टीम में आए उस वक्त जब पाकिस्तान की वनडे टीम ऑल टाइम लो पे थी। वैसे तो आज भी ऑल टाइम लो पे ऑलमोस्ट आ चुकी है, लेकिन उस वक्त भी बहुत बुरे हालात थे। बाबर आजम के आने से पाकिस्तान की टीम में स्टेबिलिटी पैदा हुई और पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट जीतनी शुरू की। वो टीम जो एक साल में 15-16 वनडे हार रही थी, उसने जीतना शुरू किया और फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की विक्ट्री भी पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान की टीम ठीक जा रही थी। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 2015-16 से लेकर 2022 तक रनों के पार लगा दिए। फिर ऐसा आज क्या हुआ है कि बाबर आजम, जिनको एक दौर में हम किंग कहते थे, आज घंटे का किंग कह रहे हैं। अहमद शहजाद जैसा प्लेयर जो कि खुद 80 वनडेज में 32 की एवरेज रखता है, जिसने पाकिस्तान को कभी किसी बड़े टूर्नामेंट में कुछ करके नहीं दिया, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ वो बंदा हमेशा फेल हुआ, वो बंदा आज बैठकर बाबर आजम को बातें सुना रहा है। शोएब अख्तर जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर बैठकर कहता है कि बाबर आजम में टैलेंट नहीं है। बाबर आजम के रिकॉर्ड्स पे बात करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि वो इतने शानदार हैं कि सूरज को चिराग दिखाने का मुतरादिफ है। एक बंदा जिसने अपने 100 वनडेज के अंदर 19 सेंचुरी स्कोर की हो, एक बंदा जो 4 साल तक वनडे इंटरनेशनल्स का नंबर 1 बैट्समैन रहा हो, उसके बारे में ये कहना कि वो टैलेंटेड नहीं है, बकवास के अलावा और क्या हो सकता है। बाबर आजम के बारे में बहुत से हमारे इंडियन फ्रेंड्स कहते हैं कि वो जिम्बाबर है, हालांकि उस बंदे ने आज तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 9 वनडेज खेले हैं और 60 T20s खेले हैं। उसकी एवरेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडेज में 68 है, इंग्लैंड के खिलाफ 48 है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 47 है। उस बंदे ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 58 की एवरेज से रन किए। T20 के अंदर भी उसके रिकॉर्ड्स बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार है। तो फिर बाबर आजम को जिम्बाबर कहना भी बकवास ही है। बाबर आजम एक बहुत शानदार प्लेयर है और उनको वाइट बॉल क्रिकेट में अपने आप को साबित करने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप को वाइट बॉल क्रिकेट में मनवा चुके हैं। बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में मैं मानता हूँ कि ब्लॉसम नहीं कर पाए और उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। पाकिस्तान बहुत कम टेस्ट क्रिकेट खेलता है, शायद 5 या 6 टेस्ट एक साल के अंदर, और कभी कभी वो भी नहीं। तो जब आपको टेस्ट क्रिकेट मिलेगी नहीं उस लेवल की कि जहां पर आप अपना टैलेंट दिखा सकें, तो आप टेस्ट क्रिकेट में कैसे ब्लॉसम कर सकते हैं? एक इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में ताने देना तो किसी सूरत बनता ही नहीं। हाँ, वनडे क्रिकेट में आज वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, लेकिन इसके पीछे बहुत सी रीजन है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बाबर के पूरे करियर में किया गया कि क्या वाकई बाबर आजम विराट कोहली के पाए के प्लेयर है? जब तक वो रन्स कर रहे थे लोग इस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे, और आज जब वो रन्स नहीं कर रहे तो वो बाबर आजम के लिए गाली बन गया। लाहौर की सड़कों पर जब विक्रांत गुप्ता लोगों से इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो लोग बाबर आजम को इस क्वेश्चन पर मलाइन कर रहे थे कि विराट कोहली से इसका क्या मुकाबला, ये तो विराट कोहली की टक्करों के बराबर नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि विराट कोहली बनना क्या सिर्फ टैलेंट ही चाहिए उसके लिए? विराट कोहली बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ज़रूरी नहीं है। विराट कोहली बनने के लिए सिस्टम चाहिए इंडिया जैसा, कप्तान चाहिए धोनी जैसा, टीम मेट्स चाहिए सचिन तेंदुलकर जैसे, युवराज सिंह जैसे, वीरेंद्र सहवाग जैसे, शिखर धवन जैसे, रोहित शर्मा जैसे और ऋषभ पंत जैसे। एक चैंपियन की टीम में चैंपियन बनना ज़्यादा आसान होता है एक मीडियोकर टीम में चैंपियन बनने की निस्बत।
बाबर आजम जब तक अच्छा खेल रहे थे उस वक्त तक लोग तालियां बजा बजा कर कह रहे थे कि नेक्स्ट कोहली हैं पाकिस्तान के, और आज उनको विराट कोहली के टखने के बराबर भी नहीं समझ रहे। मैंने शुरू में कहा था लेमेंस फोर्ड वर्सेस फरारी बहुत शानदार फिल्म है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे फरारी कंपनी के खिलाफ फोर्ड ने अपनी रेसिंग कार्स बनाई। इंडिया का सिस्टम आज फरारी है जो कि फरारीज निकाल रहा है, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है कि वहाँ से एक आम सी गाड़ी भी फरारी बन के निकलती है, और जिसमें टैलेंट हो वो तो फर भागती है। पाकिस्तान फोर्ड है जहाँ पर मीडियोकर कार्स निकलती हैं, आम सी कार्स निकलती हैं। फोर्ड कंपनी के अंदर रेसिंग कार्स बनाने के लिए दो बंदे आए, एक का नाम था कैरोल शेल्बी और दूसरे का नाम था केन माइल्स। उन दोनों ने फरारी के मुकाबले पे रेसिंग कार्स निकाली और फरारी को बीट करके दिखाया। पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ना कोई कैरोल शेल्बी या ना केन माइल्स है जो कि इनाम गाड़ियों को फरारी के साथ मुकाबला करवा सके। जिस दिन पाकिस्तान को कैरोल शेल्बी और केन माइल्स जैसे कोई लोग मिल गए, उस दिन शायद पाकिस्तान भी इंडिया की फरारीज का मुकाबला कर सके। तो भाई लुबे लुबा भी है कि विराट कोहली एक फरारी हैं जो कि फरारी के सिस्टम से बाहर आए हैं, और बाबर आजम एक फोर्ड है जिनको फरारी बनाने की कोशिश हमने की, लेकिन हमारे फोर्ड के घटिया सिस्टम ने उन्हें फोर्ड से भी नीचे कर दिया। चैंपियन टीम में एक बैट्समैन ब्लॉसम करता है क्योंकि उसे पता होता है कि टीम उस पर डिपेंड नहीं कर रही। उसे पता होता है कि मेरे अलावा भी इस टीम में चैंपियंस मौजूद हैं, इसलिए वो खुलकर खेलता है, वो अपने टैलेंट के ऊपर खेलता है, वो अपनी गेम खेलता है। उसको ये टेंशन नहीं होती कि मैं आउट हो गया तो पीछे क्या होगा, मुझे गालियां दी जाएंगी, मुझ पर उंगलियां उठेंगी। विराट कोहली एक चैंपियन टीम में खेलते थे जहां पर दुनिया के बेहतरीन वाइट बॉल प्लेयर्स थे, और विराट कोहली ने अपने आप को साबित भी किया उनके दरमियान, और अपने आप को दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बाबर आजम जब से स्टार्ट हुए हैं वो अकेले लड़ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई बैट्समैन आज तक ऐसा खड़ा हुआ है जिसके ऊपर बाबर आजम रिलाई कर सके। बाबर आजम तनहा लड़ते रहे इन पूरे सालों में, जबकि विराट कोहली चैंपियन टीम में खेल रहे थे। यहाँ पर विराट कोहली से मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, विराट कोहली एक चैंपियन प्लेयर है, उन्होंने इंडिया को बहुत से मैचेस जिताए हैं। यहाँ पर सिर्फ सिस्टम का फर्क आपको बता रहा हूँ कि एक टीम जो कि चैंपियंस की टीम हो उसके अंदर एक प्लेयर कैसे बनता है, और एक टीम जो मीडियोकर हो उसके अंदर एक प्लेयर कैसे गिरता है। ये आप वाज़ह देख सकते हैं बाबर आजम और विराट कोहली के करियर कंपैरिजन के अंदर। पाकिस्तान में लोग अपने हीरोज़ को गिराते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको रिकग्निशन नहीं मिलती जब तक आपको फॉरेन अप्रिसिएशन ना मिले। हमने तो नुसरत फ़तेह अली खान जैसे ग्रेट सिंगर की इज्जत नहीं की जब तक उसको इंडिया से इज्जत नहीं मिली। हमारा सिस्टम ऐसा बन चुका है, हमारा माइंडसेट पाकिस्तान में ऐसा बन चुका है कि हम अपने टैलेंट को खुद गिराते हैं। आज बाबर आजम के साथ भी वही हो रहा है। जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर उनको मलाइन किया जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स से लेके हमारी आवाम तक ये नहीं देख रहे कि एक बंदा जो कि हमारे मुल्क के अंदर एक पोटेंशियली स्टार है, जो बंदा हमारे क्रिकेट को आगे लेके जा सकता है, उसको हमने सपोर्ट करना है, बजाय इसके कि हम उसको गालियां दें, हम उसको इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट करें। ये हमारा कौमी कल्चर है, और ऐसा सिर्फ बाबर आजम के साथ नहीं हुआ, ऐसा बहुत प्लेयर्स के साथ हुआ। बाबर आजम के फॉल की रीजंस क्या हैं? सबसे पहली रीज़न तो हमारा सिस्टम जो कि स्टार्स बनाता नहीं है, हमारा सिस्टम स्टार्स को गिराता है। हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ही परमानेंट नहीं है तो हमारे स्टार्स कैसे परमानेंट होंगे? वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एक जाहिल से चेयरमैन ने यहाँ तक कह दिया कि बाबर आजम ने परफॉर्म ना किया तो उसको टीम से निकाल देंगे। आपने कभी ये देखा है किसी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट इस तरह की बात करे अपने सुपरस्टार के बारे में? यही से आपको पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड किन चाहलों के हाथ के अंदर है। बाबर आजम की पोजीशन नंबर 3 थी जहां पर उनको सबसे ज्यादा सक्सेस मिली, उस पोजीशन को चेंज किया गया। आई डोंट नो कि उसमें बाबर आजम की अपनी कितनी कंसेंट थी, लेकिन उनको उस पोजीशन से हटा के कभी ओपनर खिलाया गया, कभी 5वें नंबर पे खिलाया गया, जिससे एक प्लेयर का रिदम टूट गया। बाबर आजम को शायद समझ ही नहीं आई कि उन्होंने किस नंबर पे खेलना है। एक प्लेयर की पोजीशन जब चेंज कर देते हैं तो उस प्लेयर का आधा मोराल तो वैसे गिर जाता है। दूसरा ये कि बाबर आजम को कैप्टनसी दे दी गई। बहुत से लोगों ने उस वक्त कहा, समझदार लोग थे पाकिस्तान क्रिकेट में, कि इस बंदे को आप कैप्टनसी मत दें, ये स्टार प्लेयर है। आप देख चुके हैं सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर को जब कैप्टनसी दी गई तो उसके ऊपर कैसा इसका बुरा प्रेशर पड़ा। आप इसको प्रेशर फ्री रखें, कैप्टनसी के प्रेशर से दूर रखें। फिर आपने देखा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और एक सीरीज के बाद ही बाबर आजम को वापस कप्तान बनाया गया। उससे बड़ी गलती। बाबर आजम की एरोगेंस भी किसी न किसी हद तक यहाँ पर जिम्मेदार है। बाबर आजम को वर्ल्ड कप से पहले वो क्वेश्चन जो एक रिपोर्टर ने किया कि बाबर भाई आपकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन, जिसमें बाबर ने बड़े एरोगेंटली कहा सबको जवाब दूंगा, ग्राउंड में जवाब दूंगा। एरोगेंस जब जिस बंदे में आ जाए वो बंदा शायद नीचे ही जाता है। विराट कोहली जैसे जैसे अपने करियर के ऊपर जाते रहे उनका एटीट्यूड उतना ही नीचे आता गया।
वो एक हम्बल बने। बाबर आजम शायद बिग हेडेड बन गए, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करना छोड़ दिया, उन्होंने अपनी पोजीशन को फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये भी एक रीज़न है, और ये हमारे कल्चर में बहुत है। हमारे लोग अपनी पोजीशन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और उसके बाद जब उनको धक्का लगता है तो वो बैठ कर कहते हैं जी कि हमारे ऊपर किसी ने जादू करा दिया, टूना करा दिया, हमारी टांग इसने खींच दी, उसने खींच दी। खैर, ये तो एक मजाक की बात थी। बाबर आजम इटसेल्फ अपने अंदर झांके और देखें कि उन्होंने कई एरोगेंस के अंदर आके इम्प्रूव करना तो नहीं छोड़ा। पाकिस्तान का सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, पाकिस्तान टैलेंट को ज़ाया करता रहेगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान अपना टैलेंट ऐसे ज़ाया करता है जैसे दरियाओं का पानी। बाबर आजम का जो फॉल है वो इसकी वाज़ह मिसाल है कि पाकिस्तान में स्टार्स बनते नहीं, पाकिस्तान में स्टार्स गिराए जाते हैं। बाबर आजम पे एक और इल्ज़ाम लगता है कि उनके ज़्यादा रन बी और सी टीम्स के खिलाफ हैं, जो कि खासा भोंडा इल्ज़ाम है, क्योंकि एक प्लेयर उसी टीम के खिलाफ खेलता है जो उसको प्रेजेंट की जाती है। पाकिस्तान के अंदर मैं मानता हूँ कि बी और सी टीम्स आई, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की और साउथ अफ्रीका वगैरह की, लेकिन इसमें बाबर आजम को तो कोई कसूर नहीं था। इंटरनेशनल क्रिकेट 12 इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, जो प्लेयर्स आते हैं वो इस काबिल होते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई जाए। बाबर आजम के ऊपर ये इल्ज़ाम कि उन्होंने बी और सी क्लास टीमों के खिलाफ स्कोर किया, बिल्कुल गलत है। बाबर आजम ने उस वक्त भी रन्स किए जब ये पूरी टीम्स खेल रही होती थी। सिर्फ बाबर आजम ने ये बी और सी टीम्स तो पिछले 2-3 साल में नहीं शुरू हुई हैं, उससे पहले के रन्स बाबर आजम के जाके देखें टॉप टीम्स के खिलाफ ही हैं। तो ये कहना कि बाबर आजम सिर्फ बी और सी टीमों के खिलाफ खेलते रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हाँ, इसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर है कि इससे पाकिस्तान को क्वालिटी क्रिकेट कम मिली वाइट बॉल की, क्योंकि जब आप किसी कंट्री की फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ नहीं खेलते तो आपको उस तरह का प्रेशर नहीं मिलता, आपको उस तरह की प्रैक्टिस नहीं मिलती, आपको उस तरह का एम्बियंस नहीं मिलता जहाँ पर आप ब्लॉसम कर सकें। शायद ये क्वेश्चन इस हद तक वैलिड है कि बाबर आजम को उस क्वालिटी की क्रिकेट नहीं मिली जिससे उनकी गेम इंप्रूव होती, और इसमें बाबर आजम का कोई कसूर नहीं। यहाँ पर कसूर फिर पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम का है। क्या बाबर आजम का फॉल हो चुका? क्या उनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी? मैं नहीं समझता। मैं आज भी कॉन्फिडेंट हूँ कि बाबर आजम दोबारा उठेंगे। बाबर आजम में इतना टैलेंट है कि वो अपने आप को वापस खड़ा कर सके, और यही वो मौका है जहाँ अगर बाबर आजम खड़े हो गए तो वो एक ग्रेट प्लेयर बनकर रिटायर होंगे। एज ए नेशन हमें अपने स्टार्स को बैक करना चाहिए, हमें अपने स्टार्स को मलाइन नहीं करना चाहिए। हमें एटीट्यूड चेंज करना चाहिए कि जब एक बंदा डाउन हो तो हम उसको मजीद ठुड्डे मार मार कर डाउन करें। बाबर आजम को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बाबर आजम के लिए आज सबसे ज़्यादा आवाज़ें आपको पता है कहाँ से उठ रही हैं? इंडिया से उठ रही हैं। इंडिया के एक्स प्लेयर्स कह रहे हैं कि यार ये बंदा स्पेशल टैलेंट है, इसे बचा लो, इस बंदे को ज़ाया मत होने दो, ये एक क्लास प्लेयर है जो कि आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसके पास 10 साल की क्रिकेट बाकी है, और 10 साल के बाद हो सकता है कि जब ये रिटायर हो तो एक ग्रेट प्लेयर हो। लेकिन बात वही है कि क्या हमारा सिस्टम एक सुपरस्टार को बचा सकेगा? बाबर आजम का करियर जब भी एंड होगा, मेरा मानना ये कि पाकिस्तान ट्रॉफी जब भी जीतेगा उसमें बाबर आजम ज़रूर होंगे। बाबर आजम अगर आज फेल होकर शायद फेड आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए दूसरा बाबर आजम मिलना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है अगर वो चेंज नहीं होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं बाबर आजम को सपोर्ट करता हूँ और बाबर आजम के लिए दुआ गो हूँ कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए दोबारा शाइन करें, क्योंकि अगर बाबर शाइन करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी शाइन ज़रूर करेगा।